Hello everyone, welcome to the channel. You are watching this video on Zishan Tanzim YouTube channel. First of all, let me congratulate you all सभी लोगों को जिन लोगों ने निबोश आईजी के एग्ज़ाम को 9 जून वाले एग्ज़ाम को सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लिया एंड आई फील वेरी सॉरी फॉर द कैंडिडेट्स हु failed or got refer with जस्ट ड्यू टू 1 and 2 मार्क्स। जिन लोगों का 1-2 मार्क्स की वजह से रेफ़र रह गया उनके लिए मैं बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ। ये आंसर्स जो हैं ये आंसर्स उस कैंडिडेट के हैं जिस कैंडिडेट को निबोश ने 9 जून के एग्ज़ाम में 60 मार्क्स अवॉर्ड किया। तो ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि इसकी हेल्प से आप अपने आंसर को मैच करा सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर मेरे आंसर्स सही थे या मैंने अच्छा लिखा था फिर भी मैं क्यों फ़ेल कर गया, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो नेक्स्ट बैच में एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें एक सर्टेन आइडिया हो जाएगा कि उनको एग्ज़ाम में आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये आंसर नंबर 1 है जिसमें पूछा गया था। चूँकि आप लोगों ने सिनेरियो देखा होगा, नहीं अगर सिनेरियो देखा है तो मैंने ऑलरेडी इसका सिनेरियो अपलोड किया है 9 जून का सिनेरियो मेरे चैनल पे, आप उसको पहले देख लीजिए ताकि आपको सिनेरियो समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक एक्सीडेंट हुआ था उसमें कि क्या क्या मैनेजमेंट फेलियर्स थे जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ कि आप जितने भी पॉइंट्स दे रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन पॉइंट्स को सिनेरियो से लिंक कीजिए। तो पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि जब मैं मैनेजर था, मैं एनुअल लीव पर गया था, जब मैं वापस आया तो जो मैनेजर था उसने मुझे बताया, क्या बताया कि वर्कर ठीक से काम नहीं कर रहा था और वो उसकी शरारत बदमाशी की वजह से, लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हो गया और उसने पूरा का पूरा ब्लेम उठाकर वर्कर पे डाल दिया। तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि अगर ब्लेम कल्चर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये मैनेजमेंट फेलियर होता है। तो इस चीज़ को इस पॉइंट नंबर 1 में एक्सप्लेन किया गया है कि उसने पूरा का पूरा ब्लेम उठाकर डाला वर्कर के ऊपर और ब्लेम कल्चर एक मैनेजमेंट फेलियर होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में ये एक्सप्लेन किया गया है कि जब मैंने ड्राइवर से बात की उस एक्सीडेंट के बारे में, ड्राइवर से, जो ड्राइवर वहाँ पर था, जो लोग गए थे पियानो शिफ्ट करने के लिए, तो ड्राइवर ने मुझे बताया कि जो यंग वर्कर था वो ठीक से काम कर रहा था बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ, और प्रॉब्लम थी कि पियानो बहुत बड़ा था और जिस रास्ते से पियानो लेकर जाना था वो बहुत पतला रास्ता था, रोड़ा वगैरह था वहाँ पे, तो ट्रॉली भी यूज़ करना पॉसिबल नहीं था। वर्कर ने कॉल करके मैनेजर को इन्फॉर्म किया कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वर्कर ने कहा कि अभी तो कोई मेरे पास एक्स्ट्रा वर्कर है नहीं, तो आप एक काम करो, कैसे भी करके काम को करो। मतलब एक तरह से उसने वर्कर को प्रेशराइज़ किया कि जैसे भी हो काम करो, अनसेफ कंडीशन है, नो प्रॉब्लम, आप काम करो। तो वर्कर को प्रेशराइज़ करना मैनेजमेंट की तरफ से, ये भी एक मैनेजमेंट फेलियर है जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जब वर्कर जो है वो दर्द के मारे, जब उसका हड्डी टूटा, दर्द के मारे निढाल होकर गिर गया हो, तो उसने पर्सनल मोबाइल से ड्राइवर ने कॉल किया मैनेजर को। इसका मतलब ये कि कोई स्पेशल कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप नहीं किया गया था ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी रिमोट वर्किंग कंडीशन में कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन सिस्टम, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करना भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, जो कि एक मैनेजमेंट फेलियर था जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एक्सप्लेन किया है कैंडिडेट ने कि ड्राइवर ने मुझे बताया कि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, मतलब बड़े बड़े हेवी इक्विपमेंट्स को, फर्नीचर को शिफ्ट करने के लिए कहा जाता है और एडिक्वेट नंबर ऑफ़ वर्कर्स और रिसोर्स एलोकेट नहीं किए जाते हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा निबोश आईजी 1 में कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो अगर रिसोर्स एलोकेट नहीं किए जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट फेलियर है जिस वजह से एक्सीडेंट ये हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ड्राइवर ने ये भी बताया कि मैनेजमेंट जो है वो कभी भी रिमूवल साइट पर, मतलब मैनेजर कभी भी साइट पर नहीं आता है जहाँ पर शिफ्ट करना होता है फर्नीचर वगैरह को। तो इस वजह से उनको एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं पता है कि वर्कर्स को वहाँ पर क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट द वर्कर्स फेस। तो ये लैक ऑफ सुपरविजन वगैरह जो होता है, कंसल्टेशन नहीं देना, ये भी प्रॉब्लम्स हैं जो मैनेजमेंट फेलियर है जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि जो जेनरिक रिस्क असेसमेंट था और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क था 5 साल पहले का बना हुआ है और 5 साल से ये रिव्यू नहीं हुआ है, और ये एक लीगल रिक्वायरमेंट होता है कि रिस्क असेसमेंट को एनुअली रिव्यू किया जाए या फिर मेजर चेंजेस के बाद रिव्यू किया जाए, और ये किसकी जिम्मेदारी होती है, मैनेजमेंट की। तो ये भी एक मैनेजमेंट फेलियर जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है कैंडिडेट ने वो ये दिया है कि सिनेरियो में ये चीज़ लिखी गई है कि पोर्टर्स जो हैं उनका टर्नओवर रेट बहुत ज़्यादा है और जो नए जो पोर्टर्स को अपॉइंट किया जा रहा है वो पोर्टर्स क्या हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, मतलब एक्सपीरियंस्ड नहीं है, यंग है वो। तो इससे दो पता चल रहा है, पहला ये है कि हाई स्टाफ टर्नओवर रेट, ये भी मैनेजमेंट फेलियर को इंडिकेट कर रहा है, और
हायरिंग जो प्रोसेस है, हायरिंग प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि आप मैनुअल हैंडलिंग के लिए आप एक्सपीरियंस्ड एंड यंग पोर्टर्स को नहीं हायर करें आप। तो ये भी क्या शो कर रहा है, मैनेजमेंट फेलियर को लीड कर रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे हर पॉइंट को लॉजिकल तरह से एक्सप्लेन किया गया है और हर पॉइंट को सिनेरियो के साथ लिंक किया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं, दिस इज़ हाउ यू कैन गेट गुड मार्क्स इन निबोश आईजी एग्जामिनेशन। आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड। आगे बढ़ते हैं हम आंसर नंबर 2 की तरफ। तो आंसर नंबर 2 में ये पूछा गया था कि क्या कारण होता है कि एक्सीडेंट को रिपोर्ट करना ज़रूरी है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिया गया है। जैसे पहला है कि ये लीगल रिक्वायरमेंट होता है हर एम्प्लॉयर का कि वो एक्सीडेंट को क्या करे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करे। तो यहाँ पे अब एक दिया गया है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने बहुत सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इशू किए हैं। जैसे कि 2002 में जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इन हेल्थ कन्वेंशन 1981 P155 जो कन्वेंशन है, इसमें ख़ास तौर से इस बात पर फोकस किया गया है कि एवरी एक्सीडेंट मस्ट बी रिपोर्टेड टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि हर एक्सीडेंट को क्या करना है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है, इसीलिए इसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है कि अगर एक्सीडेंट को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट किया जाता है तो एक थोरो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और इससे रूट अंडरलाइंग इमीडिएट कॉजेज़ को फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगा। इससे एक्सीडेंट को रीऑकरिंग को अवॉइड किया जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है कि एक्सीडेंट को रिपोर्ट करना ये पहला स्टेप होता है। जैसे कि आप एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट कब कीजिएगा, जब आप उसको रिपोर्ट कीजिएगा। रिपोर्ट मतलब पता चलेगा, तो रिपोर्ट ही नहीं कीजिएगा तो इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाएगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो है बाई लेबर इंस्पेक्टर्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। इसीलिए ये पहला स्टेप होता है और इससे वर्कर्स का मोरल भी बूस्ट होता है। तो इसलिए एक्सीडेंट को रिपोर्ट करना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सीडेंट को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिपोर्ट करने के बाद ही इसका इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है जो इंश्योरेंस कंपनी मांगती है क्लेम मैनेजमेंट के लिए। तो ये भी एक कारण है जिस वजह से एक्सीडेंट को रिपोर्ट करना ज़रूरी था। तो देखिए ये सारे आंसर जो हैं ये भी लिंक हो रहे हैं सिनेरियो से। इसके बाद एक पॉइंट आगे लिया गया है कि ये सही नहीं है कि वर्कर्स को ब्लेम किया जाए एक्सीडेंट के लिए, लेकिन उनको डिसिप्लिन करने के लिए, ट्रेन करने के लिए कॉजेज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है और वो तब पता चलेगा जब एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग होगी और उस रिपोर्टिंग पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इंसिडेंट को रिपोर्ट करने से और इन्वेस्टिगेट करने से थोड़ी अवेयरनेस फैलती है अबाउट हैज़र्ड्स एंड प्रिकॉशंस। कंपनी का अप्रोच जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी की तरफ पॉजिटिव होता है, वर्कर्स की अवेयरनेस बढ़ती है। इससे जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो पॉजिटिव होता है। इस कारण से भी रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए टास्क 2B है। तो टास्क 2B में पूछा गया था कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसको आप किसको किसको कम्युनिकेट कीजिएगा, किसको किसको नोटिफाई कीजिएगा एज एन एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर बताया गया था किसको, क्वेश्चन था कि किसको किसको रिपोर्ट कीजिएगा, बताइएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा और किस माध्यम से इन्फॉर्म कीजिएगा। तो इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया गया है वो समझिए आप, कि बहुत अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पार्टीज़ हैं जिसको मैं नोटिफिकेशन भेजूंगा इस एक्सीडेंट का। सबसे पहले लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, तो मैं उनको ईमेल भेजकर, या और साथ ही साथ कंपनी का जो पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर है उसको भी मैं लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिस भेजूंगा, भेजकर उनको नोटिफाई करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ईमेल से क्या करूंगा, इन्फॉर्म करूंगा, ताकि वो एक इन्वेस्टिगेशन को लॉन्च कर सकें, इनिशिएट कर सकें। मैं विक्टिम के फैमिली को नोटिफाई करूंगा ईमेल के ज़रिए और फ़ोन कॉल के ज़रिए। अगर वो वर्कर सब कॉन्ट्रैक्टर का था तो मैं इस कंपनी को इन्फॉर्म करूंगा विद द हेल्प ऑफ ईमेल। जो वर्कर्स हैं तो मैं वर्कर्स को उस एक्सीडेंट के बारे में बताऊंगा कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, नोटिस बोर्ड की हेल्प से। और साथ ही साथ कंसल्टेशन जब मैं करूंगा तो उस कंसल्टेशन में भी मैं इस बात को डिस्कस करूंगा। इसके बाद मैं कम्युनिकेट करूंगा इस एक्सीडेंट को मैनेजर्स को, जो भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं उनको कम्युनिकेट करूंगा भाई ईमेल भेजकर। और साथ ही साथ मैं इंश्योरेंस कंपनी को भी मैं नोटिफाई करूंगा विद द हेल्प ऑफ ईमेल। अब इसके बाद टास्क 3 में पूछा गया था कि पूरे सिनेरियो को देखकर आपको क्या लगता है कि कंपनी का क्या अप्रोच है टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी। आपको अब कमेंट करना था उसके ऊपर कि आपको क्या लगता है किस तरह का अप्रोच है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, कैंडिडेट ने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि उस सिनेरियो में कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स भी थे और कुछ नेगेटिव इंडिकेटर्स भी थे। दोनों अगर आप करते हैं तो इससे पता चलता है कि आप थोरो असेसमेंट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कैंडिडेट ने क्या किया, कैंडिडेट ने बताया कि इस सिनेरियो में कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिससे पता चलता है कंपनी का अप्रोच जो है वो रिस्क असेसिंग को लेकर अच्छा था, गुड था। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दिखाते हैं कि इनएडिक्वेट था, मतलब काफ़ी नहीं था।
तो सबसे पहले कैंडिडेट बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई फोकस ऑन इफेक्टिव अप्रोच ऑफ द कंपनी फॉर असेसिंग रिस्क। मैं पॉजिटिव पे पहले मैं फोकस कर रहा हूँ। पहला है कि नए वर्कर्स की इंडक्शन ट्रेनिंग की जा रही है जिससे वर्कर्स कॉम्पिटेंट हो रहे हैं, ये पॉजिटिव अप्रोच है। फर्स्ट एडर को अपॉइंट किया गया है, साथ ही साथ फुली स्टैक्ड फर्स्ट एड बॉक्स को भी दिया गया है, ये ध्यान में रखते हुए कि इमरजेंसी हो सकती है, ये भी एक पॉजिटिव अप्रोच है। इसके बाद सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप किया गया है, बैंक्समैन को अपॉइंट किया गया है सेफ मैन्यूवरिंग ऑफ व्हीकल्स के लिए, ये भी पॉजिटिव अप्रोच है। इसके बाद वेयर हाउस जो है उसमें क्लियरली मार्क्ड पेडेस्ट्रियन चलने का रास्ता है, फोकलिफ्ट चलने का रास्ता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो 3 स्टोरी रैक वहाँ पर दिया गया है, इतना मजबूत रैक है कि वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल को भी होल्ड कर सकता है, ये भी एक पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी। मैनेजर जो है वर्कर से पर्सनली बात कर रहा है, प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं काम करते वक्त, ये भी पॉजिटिव अप्रोच है। इंटरनल ऑडिटिंग किया जा रहा है रेगुलर इंटरवल पर, ये भी। अब चूँकि देखिए ये सारे जो लाइन्स हैं, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन्स हैं। जब आप पॉइंट में आंसर करते हैं तो उनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, लेकिन जब आप पूरा लाइन लिख के अगर लिख दे रहे हैं पॉइंट्स, तब वहाँ पे एक्सप्लेनेशन की कुछ खास ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। आपको इस बात का और ख्याल रखना होता है कि 3000 वर्ड काउंट को भी ध्यान में रखना है। तो ये आंसर्स जो हैं, ये आंसर्स 2951 वर्ड्स के हो रहे हैं, इसमें और डालने का मतलब वो एक्सीड कर जाता है और उस चीज़ का ख्याल रखना होता है। अब इसके बाद कैंडिडेट बोल रहा है कि अब मैं अपने कमेंट्स देने वाला हूँ हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क्स जो है वो कंपनी ने इनएफेक्टिव तरह से कैसे मैनेज किया, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया। पहला बोल रहा है कि हाई स्टाफ टर्नओवर रेट जो है और एब्सेंटीज़म का रेट भी बहुत ज़्यादा है, ये नेगेटिव अप्रोच है, मतलब प्रॉपर तरह से असेसमेंट नहीं हुआ है रिस्क को। फर्स्ट एडर जो है साइट लोकेशन पे, सिर्फ साइट लोकेशन पर, लेकिन जो लोग वर्क रिमोट फ्रॉम साइट काम कर रहे हैं, जो साइट से दूर हैं, वहाँ पे अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तब वहाँ पर, जैसे कि पियानो जो वर्कर कैरी कर रहा था, वहाँ पर कोई नहीं था उसको फर्स्ट एड देने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर कितनी चालाकी के साथ इसको सिनेरियो से पॉइंट को लिंक भी कर दिया गया, ताकि जो एसेसर है जो आपको मार्क्स दे रहा है उसको समझ में आए कि कैंडिडेट ने कंप्लीट ग्रास्प किया है सिनेरियो को और उसके अकॉर्डिंगली आंसर दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पे दे रहा है कि एक्सीडेंट क्लियर वर्कर्स को ब्लेम किया जा रहा है, जो इफेक्टिव अप्रोच नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क को मैनेज करने के लिए। साथ ही साथ सिनेरियो में ये भी बताया गया है कि एलोकेट और सफिशिएंट रिसोर्स नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है वर्कर के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, वर्कर्स को एडिक्वेट कंसल्टेशन भी नहीं दिया जा रहा है। ये सारे पॉजिटिव अप्रोच नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क को मैनेज करने के लिए। इसके बाद टास्क नंबर 4 में पूछा गया है कि पॉजिटिव इंडिकेटर सिनेरियो में क्या क्या ऐसी चीज़ें दिखी जो आपको लग रहा है कि ये पॉजिटिव इंडिकेटर है हेल्थ एंड सेफ्टी को कल्चर को लेकर। तो यहाँ पर दिया गया है कि देखिए नए वर्कर्स को इंडक्शन ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे उनकी नॉलेज बढ़े, वर्क प्लेस पे जो एसोसिएटेड रिस्क्स हैं, हैज़र्ड्स हैं, उसके लिए उनका कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़े। साथ साथ फर्स्ट एडर को अपॉइंट किया जा रहा है, उनके लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये दिखाता है कि पॉजिटिव अप्रोच है कंपनी का, लाइक इंडिकेटर है ये, पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, क्योंकि ट्रेनिंग देना इंडिकेटर होता है पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का। इसके बाद सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप किया जा रहा है, जनरल रिस्क असेसमेंट किया गया है, ये भी पॉजिटिव इंडिकेटर है। जैसा कि सिनेरियो में बताया गया है कि क्लियरली मार्क्ड पैसेज वे है, पाथवे है, वो भी पॉजिटिव इंडिकेटर है। मैनेजर जो है जो साइट ऑफिस से अक्सर विजिट कर रहा है क्लाइंट ऑफिस की तरफ और देख रहा है कि क्या रिसोर्सेज हैं वहाँ पर, उसको एलोकेट करने की कोशिश कर रहा है। ऑन साइट की बात हो रही है, ऑफ साइट की बात नहीं हो रही, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। जैसा कि सिनेरियो में दिखाया गया है कि मैनेजर वर्क साइट पर जाता है इंस्पेक्शन करने के लिए, वर्कर से पर्सनली बात करता है, मैनेजर इन्वॉल्व है रिस्क असेसमेंट में और ऑडिटिंग में, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजर जो होता है, ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि इससे कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर जो है वो पॉजिटिव है। इससे ये भी पता चलता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी से जुड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो प्रॉपरली उनको असाइन किया गया है। इसके साथ साथ जो भी व्हीकल्स हैं उनके पीछे में जो है वो क्या किया गया है, पावर्ड लोअरिंग लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म दिया गया है, सैक बैरो दिया गया है, प्लेटफॉर्म ट्रॉली दिया गया है मैनुअल हैंडलिंग रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सब क्या है, इससे पता चल रहा है कि प्रॉपर प्लानिंग ऑफ वर्क हुआ है, और प्रॉपर प्लानिंग ऑफ वर्क जो होता है वो पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर हुआ करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट एड बॉक्सेस फुली स्टैक्ड हैं वर्क साइट पर। यह दिखाता है कि मैनेजमेंट ने इमरजेंसी में क्या इंजरीज़ हो सकती हैं उसको कंसीडर किया है और उस कंसीडरेशन को करते हुए फर्स्ट एड के प्रोविजंस को दिया है, ये भी पॉजिटिव इंडिकेटर है। और साथ ही साथ यहाँ पे अब आपकी बात हो रही है कि एक पर्सन, एक आदमी जो कि मैं हूँ, मुझे हायर किया गया, अपॉइंट किया गया है कि मैं वर्कर्स के हेल्थ एंड सेफ्टी को के बारे में प्रैक्टिकल एडवाइस दे सकूँ मैनेजमेंट के द्वारा, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का। और जब मैं छुट्टी से वापस आया तो मैनेजर ने मुझसे कहा कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूं। तो मैनेजर ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जाना चाहिए ताकि इसे लेसन लर्न किया जा सके और ऐसे एक्सीडेंट को फ्यूचर में होने से रोका जा सके।
तो इससे पता चल रहा है कि वो लोग सीखने के लिए मैनेजर ईगर है, तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। याद रखना है कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव इंडिकेटर को ही पूछा गया था, इसीलिए नेगेटिव चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस या डील नहीं किया गया। ये आपका आंसर नंबर 4 था। आई थिंक इतने आंसर्स जो हैं उनके एक्सप्लेनेशंस काफ़ी हैं आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए कि आपको आंसर की अप्रोच कैसी होनी चाहिए। बाकी के आंसर्स को मैं सिर्फ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आधे आंसर्स को आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैंने समझा दिया, तो इसमें आपको अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा है, लेकिन आपका अपना एफर्ट भी लगना चाहिए ताकि नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर्ड हो सकें। तो अगले आंसर्स को मैं सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप पढ़ के उसका मतलब समझ सकें खुद से। सो लेट्स गेट डाउन टू द नेक्स्ट आंसर्स। तो मैं स्क्रॉल करके थोड़ी देर रुक जा रहा हूँ ताकि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं और फिर मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ स्क्रॉल करूँगा। ना ये आंसर नंबर 6 है। नाउ ये आंसर नंबर 7A है। आई डू होप कि आप कंफर्टेबल होंगे आंसर्स को रीड करने में, क्योंकि मैं थोड़ी देर तक पॉज कर रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें या फिर वीडियो को पॉज करके आंसर्स को पढ़ सकें। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। Now this is answer number 7B, as 7 का B नंबर आंसर है। Now this is answer number 8, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जिसका ये आंसर है। सो एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, द टोटल वर्ड काउंट जो है वो अराउंड 2800 है, आई मीन 2789, जो कि सफिशिएंट है एक्सप्लेनेशंस के लिए। सो आई डू होप, आई विश दैट द नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग फॉर एग्जामिनेशन यू शुड क्वालिफाई इट, यू मस्ट क्वालिफाई इट इफ़ यू वर्क हार्ड। आप अगर मेहनत करते हैं तो बिल्कुल क्वालिफाई कीजिएगा। इफ़ यू लाइक द आंसर्स एंड इफ़ यू थिंक ये चैनल आपकी नॉलेज इंक्रीज़ कर रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।